Hello friends, welcome to Bonafide Gyan. First of all, I would like to thank the respected officer of the Bihar Prosecution Service who has elected me as a General Secretary of the association. दूसरी बात कि कई दिनों से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आज एक वीडियो लेके आया हूं। कल ही मेरी क्लास थी बिहार जुडिशियल एकेडमी पे विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 पे। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस बात की जानकारी अन्य लोगों को भी इस YouTube के माध्यम से दी जाए, ताकि ऐसे गवाह जिनको थर्ड परसेप्शन है उनको ये जानकारी मिल सके कि उनके लिए कहाँ पे रेमेडी है, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे धमकियाँ मिल रही हैं, बड़े केसेस के गवाह हैं और उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं या उन पे अटैक हो रहा है और वो बच जा रहे हैं किसी तरह से, तो उनके लिए कहाँ पे रेमेडी है, कहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो इस बात को जानने के पहले सबसे पहले हम लोग जान लें कि एक केस है महिंदर चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिस केस के माध्यम से ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 आया और सभी स्टेट्स में प्लस यूनियन टेरिटरीज में इसे लागू किया गया गवाह की सुरक्षा हेतु। इस महिंदर चावला के केस के फैक्ट्स के बारे में मैं लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। अभी पहले हम लोग इसके प्रोविजंस में आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यदि कोई गवाह है जिसे धमकियां मिल रही हैं या उन पे अटैक हो रहा है या उनको घूस देने का प्रयास किया जा रहा है, रिश्वत देने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब आप गवाही अपनी बदल लें या गवाही न दें, तो उसके पास क्या रेमेडी है। तो इधर हम सब जानते हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लीगल प्रोफेशन से, कि हॉस्टाइल होने की गवाह, पक्षद्रोही होने की संख्या बढ़ रही है। दिन पर दिन गवाह आते हैं जो रियल क्राइम है, रॉबरी, डकैती, इन सब के जो गवाह हैं, सुपारी किलर्स जो मर्डर कर रहे हैं, इन सब के जो गवाह हैं वो हॉस्टाइल हो रहे हैं। क्यों? कि उनको डर है कि यदि वो गवाही देंगे तो उनके खिलाफ कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। तो इसीलिए इस विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लाया गया। अब ऐसे गवाहों को क्या करना है, जैसी उन्हें धमकी मिलती है तो वो चले जाएं कहाँ, तो जिला अभियोजन कार्यालय, सभी जिले में जिला अभियोजन कार्यालय है, वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपनी बात बताएं कि साहब मैं गवाह हूँ फला केस का और मुझे फला फला व्यक्ति धमकी दे रहे हैं। जैसे ये बात वो बताएंगे तो जिला अभियोजन पदाधिकारी उनको एक फॉर्म उपलब्ध कराएगा, जिसे वो विधिवत भर लें और भर के उसे पुनः जिला अभियोजन पदाधिकारी के पास जमा कर दें। अब जिला अभियोजन पदाधिकारी क्या करेगा, उस फॉर्म को पे एक थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट मांगेगा डीएसपी से। जैसे ही ये फॉर्म पहुंचेगा डीएसपी साहब के पास, वो इसकी तहकीकात करेंगे और ये पता करेंगे कि किस दर्जे की धमकी इनको मिल रही है, और ये भी पता करेंगे कि सही में धमकी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, कौन धमकी दे रहा है और उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए कि उसके राइट्स का, गवाह के राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। और विद इन 5 वर्किंग डेज ये थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट जो है डीएसपी साहब भेज देंगे फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पास, जिसे एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है हर जिले में, वहाँ ये रखेंगे। उस स्टैंडिंग कमेटी के 3 मेंबर्स हैं, जिसमें उसके चेयरमैन के रूप में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, और उसके मेंबर के रूप में हेड ऑफ द पुलिस यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, और उसके सेक्रेटरी के रूप में जिला अभियोजन पदाधिकारी होते हैं। तो जब उस स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये
रखी जाएगी तो उनके लिए भी एक टाइम लिमिट कर दिया गया है। वो विदिन 5 वर्किंग डेज उस पर डिसीजन ले लेंगे और ये तय करेंगे कि क्या व्यवस्था उस गवाह के लिए की जाए ताकि उसकी रक्षा हो सके। अब इस व्यवस्था के रूप में भी बड़ी लंबी लिस्ट है क्या क्या कर सकते हैं। जैसे उसे हो सकता है बॉडीगार्ड दे दिया जाए, दूसरा हो सकता है उसके घर पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, संबंधित थाना को कह दिया जाए उसके घर के इर्द गिर्द पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दे, उसकी व्यवस्था कर दी जाए, उसके घर से न्यायालय तक लाने के लिए वो पुलिस फोर्स के द्वारा लेके आया जाए और फिर उसे घर पहुंचा दिया जाए, उसके घर में सिक्योरिटी मेजर्स लगा दिए जाएं, जैसे डोर अलार्म, सीसीटीवी फुटेज, अगर उसके घर में बाउंड्री नहीं है तो उसकी फेंसिंग कायदे से करा दी जाए ताकि उसकी सुरक्षा बरकरार रहे। ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर रेप केस के विक्टिम है या पॉक्सो की विक्टिम है तो उसका आमना सामना अभियुक्त से न हो, गवाही के दौरान भी उसका आमना सामना ना हो, यह व्यवस्था की जाए, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसकी गवाही रिकॉर्ड कर ली जाए या मिरर के थ्रू ऐसे शीशे लगाए जाए जिसमें अभियुक्त देख सके गवाह को, कोर्ट को, मगर उसका आमना सामना विटनेस से ना हो। और भी कई मेजर्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको कर देने से गवाह की सुरक्षा मिल सकता है गवाह को। अब सवाल ये उठता है कि जब उस कमेटी में रखी गई बात गवाह की थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने जो बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कमेटी कोई आदेश पारित करते हैं तो उसको लागू कौन करेगा। तो ये जिम्मेवारी दी गई है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को। जिले के जो एसपी हैं उनका दायित्व होगा उसको लागू करना उस ऑर्डर को। इसके लिए सरकार ने एक फंड की भी व्यवस्था की है और सभी जिले में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से एक अकाउंट खोल दिया गया है जिसमें सरकार फंड भेज रही है, फंड की व्यवस्था कर रही है। उस फंड से उसके घर की फेंसिंग ही करनी है तो उस फंड से होगा, अगर आदेश हो गया तो। कोई अलार्म लगाना है, कोई सपोर्ट पर्सन देना है उसको, यानी किसी पुलिस वाले का एक मोबाइल नंबर दे दिया गया कि इमरजेंसी हो तो आप उसको कॉल करें इस नंबर पे, तो वो फटाक से उसके घर पे पहुंच जाएगा। ऐसा कोई थ्रेट है तो उसकी सुरक्षा की जा सकती है। अब रही बात, ये तो जब गवाह हैं और ट्रायल के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उसके लिए व्यवस्था की गई। मान लीजिए उसने गवाही भी दे दी, केस डिस्पोज ऑफ भी हो गया और जिस अभियुक्त के खिलाफ गवाही दी उसको कन्विक्शन हो गया। उसको लगता है सर सजा तो हो गई फिर भी उसके गुंडे बाहर हैं, वो मुझे तंग कर रहा है, तो उसको एक आवेदन पुनः देना पड़ेगा वहीं डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पास और वो डीपीओ साहब फिर उसे भेज देंगे थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट के लिए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसको आगे के लिए भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है। यदि बहुत बड़े क्राइम या बड़े लोगों के खिलाफ वो गवाह है तो वैसी स्थिति में और भी व्यवस्था की गई है। उसकी आइडेंटिटी चेंज करने की व्यवस्था की गई है, उसको रीलोकेट करने की व्यवस्था की गई है, यानी उसकी पहचान को बदल के उसको एक नया पहचान दे दी जाएगी, एक नई पहचान दे दी जाएगी और उसको किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था सरकार करेगी। मगर उसकी पुरानी आइडेंटिटी भी खत्म नहीं होगी, पुरानी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी मगर कंसील्ड रहेगी, छुपी हुई रहेगी। नहीं तो वो तो उसे हाथ धोना पड़ेगा। मान लीजिए उसने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में उसका कुछ नाम था, बाद में चेंज आइडेंटिटी मिल गई, कहीं अप्लाई करता है तो कहेंगे आप तो ये है ही नहीं। मगर सरकार इसकी भी व्यवस्था, ये कौन करेगा, तो होम डिपार्टमेंट करेगा। यानी छोटे मोटे जो उपचार दिए गए हैं वो तो जिले के एसपी साहब कर देंगे और यदि आइडेंटिटी चेंज और रीलोकेशन की बात है तो वैसी स्थिति में इसको डिपार्टमेंट ऑफ होम करेगा। ये तो हो गई बात गवाह सुरक्षा से संबंधित। अब मैंने कहा था लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये आया क्यों, तो महेंद्र चावला के केस से। महेंद्र चावला के केस जो है किससे रिलेटेड है, वो केस आसाराम बापू और उसके पुत्र नारायण सामी से संबंधित है। उस केस में
ये आसाराम बापू कई केस के अभियुक्त थे, रेप केस के। और ये जो उस केस में हो क्या रहा था, उस केस के जितने भी गवाह थे उनमें से 10 गवाहों पे जानलेवा हमला हुआ था और 3 गवाह की हत्या कर दी गई थी। तो इसी प्रकार से ये महेंद्र चावला जी पे भी अटैक हुआ। तो ये कोर्ट के समक्ष गए और कहे साहब मेरी जान बचाएं, तब तो मैं गवाही दे पाऊंगा, मेरी जान की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं है। और इसके साथ 3 और पिटिशनर थे उसमें। एक तो वो व्यक्ति था जिसकी बच्ची की के साथ रेप कर हत्या कर दी गई थी। दूसरा व्यक्ति वो था जो उस केस में गवाह था और उसके बच्चे की हत्या कर दी गई थी। यानी 3 जो हत्याएं मैंने बताई उसमें से एक व्यक्ति का पिता था। और चौथा एक जर्नलिस्ट था जो उनके खिलाफ लिख रहा था, उसके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। ये जो महेंद्र चावला जी थे, इन्होंने आसाराम बापू या नारायण साईं को एक बच्ची की डेड बॉडी पे तंत्र विद्या को आजमाते हुए देखा था। ये उस चीज का गवाह था, इसलिए उस पर अटैक हो रहा था। तो उसी केस में जब इन लोगों ने गुहार लगाई कि साहब मेरी जान की रक्षा की जाए तब तो मैं गवाही दे पाऊंगा, तो कोर्ट ने फील किया कि साहब सही बात है, इस पे कोई कानून आज तक हमारे देश में नहीं है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप एक स्कीम बनाएं और यहाँ दें। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से मिलके एक स्कीम तैयार किया और वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। वही स्कीम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 कहलाया। ये स्कीम अभी तक पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से पारित नहीं हुआ है, ना ही पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित किया गया। फिर भी न्यायालय ने अपने जजमेंट में कि पारा 35 और 36 में ये बात लिख दी कि संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के मुताबिक जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बनाती है तब तक ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू रहेगा। तो मेरा कहना है इसकी जानकारी आप लें। सरकार इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी खर्च कर रही है, तो मेरे भी मन में आया क्यों नहीं सरकार का साथ इस YouTube के माध्यम से मैं दूं और लोगों को इसके बारे में अवेयर कराऊं, ताकि लोग एक दूसरे को बताएं और इस कानून का लाभ लें और गवाहों की सुरक्षा हो सके। गवाह जो हॉस्टाइल हो रहे हैं वो कम हो जाएं। तो आप गौर कर रहे होंगे आजकल कि जितने भी रियल क्राइम्स हैं, रॉबरी है, डकैती है, सुपारी किलर्स जो हत्या कर रहे हैं, उन केसेस में कोई भी गवाह आगे नहीं आ रहा है। आ भी रहे हैं तो हॉस्टाइल हो जा रहे हैं। उसके पीछे एक कारण है, सिर्फ उनको अपनी जान का डर है कि गवाही देंगे तो जान जा सकती है। अगर उसकी जान की सुरक्षा हम कर लें तो सही गवाही होगी। इसमें कोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि वो एडजॉर्नमेंट्स ना दें अननेसेसरली, और अगर गवाह आया है तो उसकी गवाही ले लें, क्योंकि डिफेंस चाहता है कि एडजॉर्नमेंट्स पे एडजॉर्नमेंट, गवाह थक जाता है, आना बंद कर देता है, जिसका लाभ अभियुक्तों को मिलता है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि यदि अधिक से अधिक लोग इस कानून के बारे में जानेंगे तो उनकी जान बच पाएगी, उनको रेमेडी मिल पाएगी। लास्ट में मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आया है। अब जल्द से जल्द आपको अगला वीडियो भी मिलेगा।